Namaskar everyone. I hope all of you are doing well and I would like to welcome you all in our another webinar. How are you all? आप सभी चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं, आपका पूरा वीक कैसा रहा and how are you feeling right now? नमस्कार प्रीति मैम। बाकी सब लोग कैसे हैं वो भी बताएं। नमस्कार कृष्णा मैम। नमस्कार अंजू मैम and नमस्कार to rest of you, all of you. So it's time. So let's begin with our today's webinar. And I have been waiting to see all of you. And I would request all of you to please turn on your videos so that we can have an interactive session. आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम एक कनेक्शन बिल्ड कर सके एक दूसरे के साथ में और एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन अपन सभी ले सके। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफी टाइम से हम पेरेंटिंग वेबिनार कर रहे हैं और इसका जो सबसे जो ये आइडिया है वेबिनार का वो निकल के आता है बाकी सारे आइडियाज के साथ में जो कि यूरो इंटरनेशनल स्कूल लेके आता है हर बार। क्यों? क्योंकि यूरो इंटरनेशनल स्कूल पहला फ्यूचरिस्टिक स्कूल जाना जाता है और ये फोकस करता है सारी फ्यूचरिस्टिक चीजों पे, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। वो सारी चीजें जो हमें फ्यूचर में काम में आने वाली है, आज से 5 साल भी मान लीजिए, मैं कहूंगी 2 साल में भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। उन सभी के लिए यूरो इंटरनेशनल स्कूल अपने बच्चों को तैयार करता है, रेडी करता है और इसीलिए इसे फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें कि यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, उसका मिशन और विजन क्या है, आई थिंक आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। जो लोग हमें आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि यूरो इंटरनेशनल स्कूल का जो मिशन है कि हम क्यों एक वर्क कर रहे हैं एज अ टीम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या करना चाहते हैं, किस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारा मिशन है जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जो ह्यूमैनिटी है उसको नर्चर करने का। और जो यूनिकनेस है, हम सभी जानते हैं कि हर इंडिविजुअल अलग है। आप जो इतने सारे लोग आज जिन्होंने ज्वाइन किए, हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, तो उस इंडिविजुअलिटी जाना हमारा मिशन है। और अगर हम बात करें विजन की कि क्या देखा है हमने, क्या देख के जो ये पूरा यूरो फैमिली जो है वो क्या देखती है, उसने क्या सोचा है। तो विजन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो विजन है कि इस तरीके के इंडिविजुअल, इस तरीके के बच्चे तैयार करना जो कि कॉन्शियस हो और कैपेबल भी हो, किस चीज के लिए, क्रिएटिवली इस पूरी दुनिया को बदल पाने के लिए। और इसीलिए जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कनेक्टेड है, मिशन, विजन और जो फ्यूचरिस्टिक हमारा पर्सपेक्टिव है, वो सभी कनेक्टेड है कि हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे हम तैयार करें जो फ्यूचर के लिए रेडी हो और ताकि वो इस कॉन्शियसली इस जो दुनिया है उसमें जो चेंजेस की जरूरत है उन्हें ला सके। अब अगर हम बात करें कि ये सब पॉसिबल किसकी वजह से है, तो आप सभी जानते हैं हमारे डायरेक्टर सर को, मिस्टर शिवराम। आप शायद सभी, ऑलमोस्ट सभी लोग मिल चुके होंगे उनसे कई बार। हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर शिवराम, वो ना सिर्फ यूरो इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर हैं बल्कि साथ ही कोड विद्या और फनुस्ता के भी फाउंडर हैं। कोड विद्या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने दुनिया के 200 से ज्यादा स्कूल्स में कोडिंग करिकुलम अप्लाई किया और वो प्रोवाइड करता है कोडिंग करिकुलम।
क्योंकि सर ने ये सोचा कि बच्चों को अगर कोडिंग ऐसा एक असेट है, एक ऐसा स्किल है जो आनी चाहिए, जो उनको फ्यूचर में काम आएगी, और उसी लिए उन्होंने ये नया वेंचर भी स्टार्ट किया था। और इसी के साथ में इस जो इनोवेटिव आइडिया था, इसके लिए सर को राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक चीज थी कि बच्चों को इस तरीके से तैयार करना फर्स्ट क्लास से। जो कोडिंग करिकुलम है वो 1st to 12th तक चलता है। तो आप सोचिए कि इतनी कम उम्र से ही हमने ये ठान लिया कि हम बच्चों को बेस्ट जो एजुकेशन है, बेस्ट करिकुलम है, वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए उन्हें राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड से भी नवाजा गया। अब हम अगर बात करें हमारे वेबिनार के ट्रेडिशंस की, और हमने जब भी वेबिनार किए, आप सभी लोग जानते होंगे जो लोग हमें हर बार की तरह ज्वाइन करते हैं, वेबिनार का एक ट्रेडिशन है जिसका पर्पस भी है कि हम हर वेबिनार मेडिटेशन के बाद में शुरू करते हैं। हमारा ये तरीका है कि हम 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद में वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमने पूरे दिन में हम काम करते रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रही है, आप सभी पेरेंट्स है तो आपके आसपास बच्चे भी होते हैं, उनसे डील कर रहे होते हैं, और संडे स्पेशली, आज तो संडे है, हमारे वेबिनार संडे को होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं। तो जब हम कोई नई इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए खुद को तैयार कर सके, कि थोड़ी देर के लिए, इस 1 घंटे के लिए, 4 से 5 बजे वाला जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में हम जो इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास आने वाली है, उसको रिटेन कर पाए, उसको स्टोर कर पाए। उसके लिए तैयार होने के लिए थोड़ा सा हमें रिलैक्स होना जरूरी है। और इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट हम सभी रिलैक्स होके बैठ जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे। यू डोंट नीड टू डू मच, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स। आपको अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी आपको थॉट्स पे फोकस नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना, बहुत सिंपल। और डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, रिलैक्स करके बैठ सकते हैं, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप मेरे साथ मेडिटेट कर पाए होंगे। एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपको अब कैसा फील हो रहा है। आप फटाफट से चैट बॉक्स में मेरे को फटाफट से बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। हाउ आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग रिलैक्स्ड? आर यू फीलिंग ओके ओके, और आर यू नॉट फीलिंग वेल? वॉट एवर द थिंग इज, आप चैट बॉक्स में
बताइए, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ पाए एक दूसरे को और हमारी जो करंट सिचुएशन है उसको खुद समझ पाए। ओके, काफी लोगों का आंसर आया, गुड। ओके, आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आप सभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोई भी अगर कोई ऐसा हो जो स्टेबल फील नहीं कर रहा हो, तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेके और थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग की कोशिश करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर शेयरिंग कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल है। ये जो टॉपिक आज का हमने लिया है, सिबलिंग राइवलरी, ये आपको क्या लगता है, इम्पोर्टेंट है नहीं है? यस नो में आंसर देना है आपको। आपको क्या लगता है, ये टॉपिक रेलिवेंट है नहीं है, इम्पोर्टेंट है या नहीं? मुझे आपके रिव्यूज जानने कि आपको ये टॉपिक कितना रेलिवेंट और कितना कनेक्टेड लग रहा है। ओके, हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं काफी पेरेंट्स के। अभी तक सभी का आंसर यस आया है। तो क्या मैं ये समझूं कि जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है उनको रेलिवेंट नहीं लग रहा? आपको अगर नहीं है, नहीं भी आपको आंसर करना है, तो आप नो लिख सकते हैं और या फिर यस लिख सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। बस हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या, आप क्या सोचते हैं। ओके, सो मोस्टली सभी पेरेंट्स का जो आंसर है वो यस है। एंड अभी जब हमने ये टॉपिक डिसाइड किया था और आपने शायद एड भी देखा होगा इसका, तो मुझे ऐसे रिव्यूज भी मिले कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत रेलेवेंट है। हर घर में ऐसा होता है कि हमें ये समझ में आता है कि हाँ, ये इस बारे में बात होनी चाहिए। ओके, प्रवीण जी का आंसर है डोंट नो। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम ग्लैड कि आपने आंसर किया और आपने अपनी जो करंट जो थॉट है उसको शेयर किया। आई बिलीव कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि आपको क्या लगता है, चाहे वो यस हो चाहे नो। आई वुड से कि आपको समझ में आ पाएगा एटलीस्ट खुद के लेवल पे कि हम जो ये बात कर रहे हैं सिबलिंग राइवलरी की, वो कितना रेलिवेंट है और नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर सिबलिंग राइवलरी है क्या। बहुत बार हमें इसको बहुत सिंपल तरीके में समझने की जरूरत होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिबलिंग राइवलरी। तो बेसिकली सिंपल अगर वर्ड्स में मैं जितना आसान शब्दों में कह पाऊं तो उसमें ये है कि सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग चाहे जो भी हो, भाई बहन हो या फिर बहनें आपस में हो या फिर भाई हो, अगर आपके बच्चे हैं वो आपस में आर्ग्यू करते हैं, आपस में compete करते हैं, या फिर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कंपटीशन को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिबलिंग राइवलरी। कि जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिस्टेंस फील करते हैं और बच्चे एक दूसरे से compete करने लग जाते हैं। तो वो जो सिचुएशन है जहाँ पे वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, उसे हम सिबलिंग राइवलरी बोलते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम सभी को समझने की कि सिबलिंग राइवलरी बहुत कॉमन इशू है, हर फैमिली में देखने को मिलता है। एंड ऐसा कोई है जो ये बता सकता है, यहाँ पे हमारे साथ काफी सारे पेरेंट जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई पेरेंट जो ये शेयर करना चाहे कि सिबलिंग राइवलरी है, वो हमने नहीं एक्सपीरियंस करी या फिर हमने नहीं देखी? इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर कि आपने सिबलिंग राइवलरी है, कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा हो कि बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, कई बार बच्चे एक दूसरे को पसंद नहीं करते और आर्ग्यू करते हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं? क्या ऐसा है कि किसी के घर में ऐसा नहीं होता? आई बिलीव कि मोस्टली घरों में, मोस्टली नहीं, ये मैं ये कहूंगी कि सभी घरों, ऑल फैमिलीज एक्सपीरियंस दिस एंड इट इज वेरी नॉर्मल। जहां पे भी एक से ज्यादा बच्चे होंगे,
वहां पे सिबलिंग राइवलरी देखने को मिलना बहुत ही कॉमन। दूसरी चीज ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। क्या ये बच्चे, हम कई बार ऐसे सोचते हैं बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है लड़ते रहेंगे, देख लेंगे, इसका कोई इम्पैक्ट भी है क्या? क्या बच्चे आपस में लड़ते हैं उसका लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट है, या फिर बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पे कोई फर्क पड़ता है, उस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या? तो आई वुड से कि सिबलिंग राइवलरी है, जो बच्चों के बीच की जो लड़ाई झगड़े हैं, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो न सिर्फ उन बच्चों को बल्कि पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारी जो कई जॉइंट फैमिलीज भी होती है, हर पूरी फैमिली को ओवरऑल इफेक्ट करती है सिबलिंग राइवलरी। और डेफिनेटली उन बच्चों को तो 100% इफेक्ट करती है। तो दो यहाँ पे हम पॉइंट हमने देखे हैं कि सिबलिंग राइवलरी है, सबसे बड़ी बात कि वो सारी फैमिलीज में कॉमन है, सब जगह देखने को मिलेगी। और दूसरी कि उसका इम्पेक्ट फैमिली और बच्चों दोनों पे पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब अगर हम आगे बढ़े, आगे बात करें, तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो सिबलिंग्स है वो आपस में compete करते क्यों हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक अ, छोटा सा क्वेश्चन है। एक पोल मैं लॉन्च कर रही हूँ, आप सभी को बताना है, उसमें से सेलेक्ट करना है। आई थिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आया होगा, कॉजेज ऑफ सिबलिंग राइवलरी। व्हाट डू यू थिंक कॉजेज राइवलरी बिटवीन योर किड्स? आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। इज इट अटेंशन सीकिंग? अटेंशन सीख करने के लिए वो आपस में लड़ाई करते हैं, या फिर आपस में आर्ग्यू करते हैं, एज डिफरेंस की वजह से करते हैं, पेरेंट्स की वजह से करते हैं, या फिर कोई दूसरा रीजन? आपको चूज करना है इनमें से। 13 लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि फटाफट से आप इसमें से एक ऑप्शन चूज करें। अठारह लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। फटाफट से चूज करें ताकि हम देख सकें कि कौन से ऑप्शन को सबसे ज्यादा लोगों ने चूज किया है। आई होप आप सभी ने जो जो पॉसिबल है जिसके लिए पोल को यूज करना, उन सभी ने आंसर कर दिया होगा। तो नाउ आई वुड एंड द पोल एंड आई विल शेयर द रिजल्ट्स विद यू ऑल। आपको स्क्रीन पे रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। मोस्टली लोगों ने 20 लोगों ने इस पोल पे आंसर किया, जिसमें से 7 लोगों का आंसर था अटेंशन सीकिंग, 6 लोगों का आंसर था अदर रीजन, 5 का था एज डिफरेंस, और 2 लोगों ने आंसर किया था बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो मिलता है अटेंशन सीकिंग का, और दूसरा अदर रीजन। तो अभी हम देखते हैं कि और कौन कौन से रीजन है। सबसे पहला जो आप लोगों ने बताया अटेंशन सीकिंग का, यस, डेफिनेटली अटेंशन सीकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है सिबलिंग राइवलरी का। होता क्या है कि जैसे कोई बच्चे आपस में लड़ते हैं तो इतना जल्दी हमारा ध्यान उन पे जाता है, तो कहीं ना कहीं वो ये लर्न कर लेते हैं कि आपस में उनका झगड़ा होता है, और जैसे ही आपका पूरा अटेंशन उन पे शिफ्ट हो जाता है, आप चाहे फोन चला रहे हो, आप चाहे आप घर का काम कर रहे हो, आप चाहे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो किसी से, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बच्चों को लड़ता हुआ देखोगे तो डेफिनेटली 100% आपका ध्यान उन पे जाएगा। तो कई बार बच्चे इसको ऑब्जर्व करके और इसको एक टेक यूज करने लग जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि डेलिबरेटली यूज करने लग जाते हैं।
तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वांटिंग मोर अटेंशन फ्रॉम पेरेंट्स, कि अगर उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, बात नहीं करते, या फिर उनको कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, हो सकता है मुझे अभी इसी सिचुएशन में अटेंशन चाहिए, तो वो मुझे मिल नहीं रही है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है मैं मेरे पास में बैठे मेरे भाई को मारने लग जाऊं, या फिर मेरी बहन को मारने लग जाऊं, या फिर हम लड़ाई करने लग जाए। तो अटेंशन सीकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे आपस में compete करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है डिफरेंसेस इन एज। बहुत सारे बच्चों में लड़ाई इसी वजह से होती है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाने का रीजन ये है कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं हमारे घर में। अब जो 2 साल का बच्चा है और जो 8 साल का 9 साल का बच्चा है, उन दोनों का थॉट प्रोसेस ही अलग है, उन दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, उन दोनों की नीड अलग है। चाहे हम ये मान ले एक 5 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है, उन दोनों की भी रिक्वायरमेंट अलग होगी, उन दोनों का भी जो थॉट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और ऐसी सिचुएशन में उनका एक दूसरे को समझ नहीं पाना एक रीजन बन जाता है एक दूसरे के कंपटीशन का, एक दूसरे से लड़ाई करने। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिफरेंस इन पर्सनैलिटीज। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो यूरो इंटरनेशनल स्कूल है वो सेलिब्रेट करता है इंडिविजुअलिटी को। इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि हम सभी एक दूसरे से अलग, चाहे दो भाई बहन है वो भी एक दूसरे से डेफिनेटली अलग होंगे। मुझे ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया कई बार ऐसे सेशंस में, और जब पेरेंट्स मिलते हैं तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बच्चा उनका बहुत ही इंटेलिजेंट है, हो सकता है वो यूपीएससी कर रहा है और बहुत अच्छा ऐसे पॉसिबिलिटी की क्लियर कर लेगा, दूसरा बच्चा उसके मार्क्स नहीं आते। तो पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम इसका क्या रीजन है कि हमारा एक बच्चा तो इतना स्मार्ट है, हमेशा टॉप करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, और जो दूसरे वाला है उसके तो मार्क्स ही नहीं आते। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो दूसरा बच्चा है वो किसी और चीज में अच्छा हो। यही बात है इंडिविजुअलिटी की, कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हम सभी अलग है एक दूसरे से। आप एक बार अपने भाई बहनों को इमेजिन करके देखो कि क्या आप उनसे अलग नहीं हो क्या। ये जो दुनिया है, उसका सच ही यही है कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग। इसी को हम डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटीज बोलते हैं, कि हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है बच्चों का आपस में compete करने का, वो है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं। अब जो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं और बोलते हैं कि मैम बच्चा है वो एक तो बहुत स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आता है, दूसरे के मार्क्स ही नहीं आते। अब यहाँ पे मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चा भी वहीं बैठे, पेरेंट्स भी वहीं बैठे, दोनों बच्चे वहीं बैठे और उनके सामने ही उन्होंने ये बात मेरे को बोली हुई है। और उस सिचुएशन में जो बच्चे हैं उनको अपनी इमेज पे इफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है, और उनको बुरा लगता है, वो हर्ट हो जाते हैं उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे लोगों के सामने उनको कंपेयर कर दिया। आपने हम प्राइवेट में तो बहुत बार कंपेयर करते ही करते हैं, लेकिन अननोइंगली ऐसा हमेशा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं उनको दूसरों के सामने कंपेयर कर देते हैं। हम चाहते तो है कि हम उनको मोटिवेट करें, शायद उससे वो दूसरे की तारीफ सुन के वो शायद काम करने लग जाए खुद पे, या फिर मेहनत करने लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये नेगेटिवली ही इफेक्ट डालता है आपके बच्चे पे। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, मेरे पास में से बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेरे पास ऐसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है ये प्रैक्टिस करते हुए, कि उन्होंने दोनों बच्चों को वही दूसरों के सामने कंपेयर किया। एंड देन आई सेंट द चाइल्ड आउटसाइड, कि बेटा आप बाहर बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। फिर मैंने उन पेरेंट्स को भी बताया कि आपने यहाँ पे ही गड़बड़ कर दी, फिर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा है वो और इम्प्रूव करे, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो गिव अप कर देगा कि भाई मेरे को नहीं करना, मेरी अब कोई इमेज पे इन्होंने ध्यान तो रखा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि हम बच्चों को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक टॉयज एंड स्पेस। कई बार ऐसा होता है कि घर में एक ही चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक ही डॉल है, तो अगर आपके दो बेटियां हैं और दोनों में थोड़ा बहुत एज डिफरेंस है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि वो एक दूसरे, जो एक बच्चा है वो लेना चाहेगा डेफिनेटली उस डॉल को, तो दूसरा भी चाहेगा कि वो उसके पास है।
वो खेलना चाहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भी बच्चों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं। बच्चे एक दूसरे से compete करते हैं कि जिसको मिलेगा वो ज्यादा बेटर। और जो लास्ट रीजन है कि बच्चे क्यों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं या फिर compete करते हैं, वो है कि वो ये चीज सीख लेते हैं। ये मैं हर बार बोलती हूँ, हर वेबिनार में हम बात करते हैं कि जो भी बच्चे शो कर रहे हैं बिहेवियर, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि वो हमारे अंदर वो वैसा बिहेवियर बिहेवियर है वो देखते हैं। वो हमें उस तरीके से बिहेव करता हुआ देखते हैं, वहां से सीखते हैं, और फिर वो भी वही अननोइंगली वैसा रिपीट करने लग जाते हैं। और इसके साथ ही न सिर्फ वो ये सीखते हैं, बल्कि वो ये भी सीखते हैं कि अच्छा, जब हम लड़ते हैं तब हमारे पेरेंट्स हम पे ध्यान देते हैं। अगर हमारी आवाज उनके रूम में जाएगी तो डेफिनेटली वो उठ के आएंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि आप अपने बच्चों के पास तभी जा रहे हो जब आपको उनके लड़ने की आवाज आती है, या फिर वो जोर से बात करते हुए सुनाई देते हैं, या फिर कुछ गिरने की आवाज आती है, अगर तभी आप अपने बच्चों को संभालते हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको ये प्रैक्टिस चेंज करने की जरूरत है। आप उनको नॉर्मली भी अटेंशन दो, नॉर्मली भी उनको संभालो। और इस सिचुएशन में क्या करना है वो अपन आगे बात करेंगे कि उस जब हम आपको सुनाई दे कि बच्चे लड़ रहे हैं या फिर वो जोर से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस सिचुएशन में, हमें क्या करना है वो अपन आगे बात करें। तो ये कुछ रीजन थे, कुछ कॉजेस थे जिसकी वजह से बच्चे आपस में राइवलरी रखते हैं। आई मीन दैट मीन्स कि बच्चे आपस में compete करते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, वो लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि बच्चे हैं, वो लड़ाई करने का उनके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। तो अब आपको यहाँ पे दो नाम दिख रहे होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। तो हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आए कि लड़ाई करने का पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है। लड़ाई तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो उसका तो नेगेटिव इफेक्ट होता है, लड़ाई से क्या पॉजिटिव हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि नेगेटिवली कैसे इफेक्ट करती है। नेगेटिव ऐसे इफेक्ट करती है कि अगर मान लीजिए दो बच्चे आपस में एक, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा स्लाइड में, कि एक डॉल के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर वो डॉल एक बच्चे के पास चली जाती है, तो दूसरे की सेल्फ एस्टीम पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। उसको लगेगा कि शायद मैं डिजर्व नहीं करता, या फिर मेरे साथ में तो हमेशा ही ऐसा होता है, मुझे तो मिलती ही नहीं। हमेशा उनको ये फील होएगा। और ये चीज उनके बाद में जब वो बड़े होते हैं तब रिफ्लेक्ट भी होती है, कि वो इस तरीके से उनको लगता है कि, जैसे मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिनको लगता है कि वो हमेशा ऐसे बताते भी है मुझे कि मैं, मेरा तो लक ही खराब है, मुझे तो मिल ही नहीं सकता, मुझे तो कभी मिलता ही नहीं है, जो चीज मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी मिलती ही नहीं। ये कहाँ से आया उनके दिमाग में थॉट? ना आपने बोला, ना टीचर्स ने बोला, किसी ने बोला ही नहीं उनको ये बात कि आप जो चाहते हो आपको कभी मिलता ही नहीं। तो फिर उनके दिमाग में ये थॉट आया कहाँ से? वो इन छोटी छोटी चीजों से ही डेवलप होता है, कि जब बच्चे आपस में लड़ रहे थे, एक बच्चे को मिल गई कोई डॉल, दूसरे को नहीं मिली, तो लाइफ टाइम के लिए उसके दिमाग में वो थॉट बिल्ड हो जाए कि शायद मैं तो डिजर्व ही नहीं करता। और वहां पे हमें दोनों बच्चों के बीच का जो रिलेशन है वो भी इफेक्ट हो जाएगा। वो हमेशा जिंदगी भर वो हो सकता है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं, ज्यादा लेवल पे नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़े लेवल पे उनके बीच में डिफरेंसेस रहे। और उनको बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकते हैं, कि जैसे ऐसा मैंने बहुत नॉर्मली ऐसा देखा है कि जब एक बच्चे को एक टॉय है उसके लिए लड़ रहे हैं, चाहे रिमोट की बात करते हैं, ये सबसे घरों में सबसे कॉमन जो लड़ाई होती है वो रिमोट की होती है, कि किस रिमोट किसके पास रहेगा। तो अगर एक बच्चे के पास रिमोट होता है, दूसरे को गुस्सा आता है, यहीं से उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। और ये गुस्सा फिर जब भी उसकी बात होगी, दूसरे भाई बहन की जब भी बात होगी, फॉर एग्जाम्पल खाना खा रहे हैं और किसी ने बोला कि पानी का ग्लास ले आओ, तो वो जो जिस बच्चे को रिमोट नहीं मिला था वो पसंद ही नहीं करेगा उठ के जाना। उसको लगेगा कि इसको तो सब कुछ मिल जाता है, मैं काम करता रहता। तो ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है और जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, वो सिबलिंग राइवलरी की वजह से। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, कि पॉजिटिव कैसे इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे
सिबलिंग राइवलरी या फिर जो कंपटीशन उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो, ये हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बार ही ऐसा होगा, लेकिन देर आर पॉसिबिलिटीज कि बच्चे एक दूसरे को पुश करें अच्छा करने के लिए। जैसे एक के ज्यादा मार्क्स आए तो वो उसको देखे कि अरे ये तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, मेरे को भी करना चाहिए। तो वो आपस में इस बात को समझे और खुद मेहनत करे। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये बात बोलेंगे कि इसके तो अच्छे मार्क्स आ रहे, तुम्हारे नहीं आ रहे, तो वो डेफिनेटली नेगेटिवली ही इफेक्ट करेगा। आपको नहीं बोलना कि इसके तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा करता है एग्जाम में, और तुम तो स्टूपिड हो, या फिर तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, डम हो। ऐसे वर्ड्स स्पेशली, ऐसे सेंटेंसेस यूज करने से आपको बचना है। ये नेगेटिवली ही इफेक्ट करेंगे। ये कभी भी बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि शायद ऐसे बोलेंगे तो दूसरा बच्चा भी मोटिवेट होएगा अच्छा करने के लिए, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। आई वुड से कि ऐसा कभी भी नहीं होता, वो नेगेटिवली ही इफेक्ट करता है। जो दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे कंपटीशन का, वो ये हो सकता है कि जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, फिर बात करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं इश्यू को, तो वो उन्हें लाइफ में हेल्प करता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जाता है। और उनमें रेजिलियंस बनाता है कि अच्छा लड़ाई हो जाती है तो वापस अपन बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी से एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी। जिनके बच्चे छोटे हैं ना, यहाँ पे ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे लेट्स से 0 to 10 years की एज के, 0 से 10 साल की उम्र के किस किस के बच्चे हैं? आप थम्स अप पे क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आप थम्स अप चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, जिससे मुझे पता लगेगा कि इतने कौन से पेरेंट्स हैं जिनकी 0 से 10 years की जो एज ग्रुप है उसके बीच में बच्चे हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो शायद आपके लिए काम कर जाए। जब भी बच्चे आपस में लड़ाई करते दिखे तब आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, उनकी उम्र 0 to 10 years के बीच में। ओके, सो एक बहुत सिंपल आइडिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस उम्र के बच्चे इतने ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं होते उनमें। उनके बहुत छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं कि किसको डॉल मिलेगी, किसको ज्यादा एक केक का पीस है तो बड़ा वाला किसको मिलेगा, या फिर मैं ये कहूँ कि रिमोट किसको मिलेगा। इस तरीके की छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई करते हैं। उनके मेजर इश्यूज नहीं होते, और अगर हमने उन्हें यहाँ डील करना सिखा दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए डील करना सीख जाएंगे। आपको क्या करना है, जब भी आपको आपके बच्चे लड़ाई करते दिखे, आप उन दोनों से जो जिसकी वजह से लड़ाई करते हैं, पहले तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वहां से हटाना है और साइड में रख लीजिए, खुद के पास रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, उन दोनों को आपस में फेस टू फेस बिठा दीजिए, किसी भी टेबल पे या फिर सोफे पे, बेड पे, कहीं पे भी आप उन दोनों को आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बिठा दीजिए। और आप बोलो उनको कि आपको 10 मिनट तक बिना बोले बैठना है, एक दूसरे से बात नहीं करनी, कुछ भी बोल, एक शब्द भी नहीं बोल सकते, और आपको एक दूसरे की तरफ देखते हुए बैठना है। आई वुड से एक बार आप ये प्रैक्टिस करके देखना, एक बार ये ट्राई करके देखना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 मिनट तक बच्चे चुपचाप बैठ जाए। वो डेफिनेटली हंसने लग जाएंगे एक दूसरे को देख के। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमने उनको पॉजिटिवली जो राइवलरी या फिर जो कंपटीशन है उसको पॉजिटिवली एंड करना सिखा दिया इनडायरेक्टली। अब छोटे बच्चे हैं, उनको यहीं से अगर उनको लगेगा तो यहाँ से रेजिलियंस बिल्ड होगा। यहाँ से उनकी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्ड होगी, कि हाँ, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को सिर्फ नेगेटिव नोट पे एंड करने की जरूरत नहीं होती, उनको पॉजिटिव नोट पे भी एंड कर सकते हैं। तो आई वुड से कि एक बार आप ये करके देखना, जब भी आपके बच्चे लड़ते हुए दिखे आपको, छोटे बच्चे, तो आप उन दोनों को एक दूसरे में फेस टू फेस करके बिठा दीजिए। फिर उनको ये बोलो कि 10 मिनट तक आपको बात नहीं करनी। अब हम देखते हैं कि जो सिबलिंग्स है वो होते किस किस तरीके के हैं। जनरली हम जिस तरीके से पेरेंटिंग होती है वो इफेक्ट करती है सिबलिंग्स को बहुत ज्यादा, कि वो किस तरीके का उनका रिलेशनशिप होगा। तो इससे पहले मैं आपसे एक दूसरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे अभी हमने बात करी कि सिबलिंग राइवलरी के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक पोल मैं लॉन्च कर रही हूँ, आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है।
आप सभी के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेजर आउटकम्स ऑफ अ सिबलिंग राइवलरी। आपके अकॉर्डिंग मेजर आउटकम क्या होता है मैंने मेरा पर्सपेक्टिव तो आप सभी के साथ में शेयर किया है, लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। अभी सिर्फ 10 लोगों ने आंसर दिया है। काफी लोग अभी भी आंसर कर रहे हैं। आपको अपना ऑनेस्ट आंसर देना है कि आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव इफेक्ट होता है या फिर नेगेटिव इफेक्ट होता है। ओके, आई होप कि जिन जिन को आंसर देना था वो सभी आंसर दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने अब रिजल्ट शेयर करूंगी कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 21 लोगों ने आंसर किया, जिसमें से 11 ने नेगेटिव किया और 10 ने पॉजिटिव किया। अब अगर बात करें, आई होप कि आप सभी ने देखा कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए। ये रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि हम एज ए पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़ाई झगड़े हैं, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का है इफेक्ट, जो कि हमने अभी बात करी। बट यहाँ पे एक वर्ड था मेजर इम्पैक्ट, वो मैंने इंटेंशनली डाला था क्वेश्चन में कि मेजर क्या इम्पैक्ट है। तो मेजर जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होता है, और उसी को हमें अपन को रिजॉल्व करना है ताकि हम उसको कम कर सकें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस किस तरीके के सिबलिंग रिलेशनशिप होते हैं, किस किस टाइप के सिबलिंग्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं कोलेबरेटिव सिबलिंग। कोलेबरेटिव सिबलिंग ऐसे होते हैं जो आपस में काम करना पसंद करते हैं, आपस में बातें शेयर करना पसंद करते हैं, आपस में थॉट शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। जो ये कोलेबरेटिव वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। कोलेबरेटिव का मतलब है टीम में काम करना पसंद करते हैं, जो हमेशा भाई बहन ऐसे जो एक दूसरे को एक ग्रुप की तरह समझते हैं, एक दूसरे को एक टीम की तरह समझते हैं कि अगर कोई काम करेंगे तो हम साथ में करें। दूसरा जो टाइप होता है वो राइवल सिबलिंग होता है। राइवल सिबलिंग होता है जो एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पसंद करते हैं, जो एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन रहते हैं और कंपेयर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं राइवल सिबलिंग। तीसरा है अवॉइडेंट सिबलिंग। अवॉइडेंट सिबलिंग होते हैं जो एक दूसरे से ज्यादा बात ही नहीं करते, उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, कम मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उसको किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दूसरे से बिल्कुल ही कम कम्युनिकेट करते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, और अपनी अपनी जिंदगी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मेरे भाई की जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरी बहन की जिंदगी में क्या चल रहा है। जो लास्ट फोर्थ टाइप है वो होता है प्रोटेक्टिव सिबलिंग। प्रोटेक्टिव सिबलिंग वो होते हैं जो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि हमारे स्कूल में जो 11th 12th वाले बच्चे हैं, उनके कुछ के छोटे भाई बहन भी स्कूल में छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। तो ऐसा बहुत बार ऐसा देखा मैंने कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे फटाफट से भाग के ऊपर अपने बड़े भाई बहनों के पास में जाते हैं कि दीदी ऐसा हो गया, मेरे पास ये चीज नहीं है। तो वो बच्चे नीचे जाके उनकी क्लास में जाके उनकी हेल्प करके आते हैं। दैट मीन्स वो प्रोटेक्टिव टाइप के सिबलिंग है। उन्हें एक दूसरे का ध्यान रखना सिखाया गया, उन्हें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना उनके नेचर में है। तो ये चार तरीके के सिबलिंग है। और नाउ आई वुड लाइक टू आस्क कि आपके अकॉर्डिंग आपके जो बच्चे हैं वो किस तरीके के सिबलिंग। अगेन मैं एक पोल जनरेट कर रही हूँ और आप सभी को आंसर करना है उसका कि आपके जो बच्चे हैं वो किस तरीके के सिबलिंग। यहाँ पे चारों ऑप्शंस है, कोलेबरेटिव, राइवल, अवॉइडेंट और प्रोटेक्टिव। आपके बच्चे किस टाइप के हैं? कोलेबरेटिव है, दैट मीन्स कि एक दूसरे के साथ काम करते हैं।
राइवल है, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और कंपटीशन करते हैं। अवॉइडेंट है, जिसका मतलब कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। या प्रोटेक्टिव है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। किस टाइप के बच्चे हैं आप? काफी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। इस बार काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है, मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। आई होप कि सब लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अच्छा, अभी भी एक दो पेरेंट्स हैं जो आंसर कर रहे हैं। So now I would end the poll and I would share the results with you. आपको स्क्रीन पे रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। 30 लोगों ने आंसर किया, जिसमें से सबसे ज्यादा जो था वो प्रोटेक्टिव सिबलिंग था। कि जो सिबलिंग्स है प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दे लुक आफ्टर ईच अदर। सेकेंड जो सबसे ज्यादा आंसर था वो राइवल सिबलिंग का है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली बच्चे एक दूसरे से compete करते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तीसरा है कोलैबोरेटिव, टीम की तरह काम करते हैं। और अवॉइडेंट, कि एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्व ये करना है कि ऐसा नहीं है कि अवॉइडेंट नहीं है, डेफिनेटली अवॉइडेंट सिबलिंग भी होते हैं। और ये जो चारों टाइप के जो रिजल्ट्स है, चारों टाइप के जो सिबलिंग्स हैं, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने उनको बचपन में क्या सिखाया। हमने उनको किस तरीके से एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना सिखाया, एक दूसरे के साथ रहना कैसे सिखाया, उस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके के सिबलिंग, उनका रिलेशनशिप क्या होगा। तो आई होप इट वाज क्लियर टू यू ऑल। और आप अपने बच्चों पे थोड़ा रिफ्लेक्ट भी कर पाए होंगे कि हमारे बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस चीज को और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल आता है व्हाट टू डू, कि क्या करें अगर राइवलरी है बच्चों में, तो क्या करना चाहिए। आई वुड लाइक टू नो आप लोगों से कि आप क्या करते हैं जब बच्चे लड़ाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि जब भी आपके बच्चे, दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है। थोड़ा सा आपकी हेल्प के लिए मैं हिंट दे दूंगी। क्या आप इंटरप्ट करते हैं जाके, क्या आप उनको रोकते हैं लड़ने से, या फिर आप उनको डांटते हैं, या फिर आप गुस्सा करते हैं। आपको ऐसे पॉइंट में लिखना है, जो भी आप करते हैं उसका एक छोटा सा सेंटेंस में आपको आंसर देना है। जब बच्चे लड़ाई कर रहे हैं या फिर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपका क्या रिएक्शन होता है वो मुझे जानना है। चैट बॉक्स में आप एक बार बताएं कि आप कैसे उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। डांटते हैं, ओके। एक पेरेंट का आंसर है कि वो डांटते हैं, डेफिनेटली। रोकते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, स्कॉल्ड करते हैं। वी काउंसिल एंड कन्विंस देम अबाउट गुड एंड बैड साइड ऑफ देयर रिएक्शंस, ओके। स्कॉल्ड करते हैं। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर। उनको समझाते हैं कि ये आपके भाई या बहन है, डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। बाकी के पेरेंट्स कैसे डील करते हैं, या फिर वो डील ही नहीं करते। ये भी एक सिचुएशन है कि हम इंटरप्ट ही नहीं करते। अगर ऐसा है तो वो भी आई वुड लाइक टू नो। आप शेयर करें कि आप क्या करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ओके। ठीक है। तो जो सबसे, ओके, एक और है। डांटते हैं, रोकते हैं, रीजन जानते हैं, फिर मैं होने पे कन्विंस करते हैं, और नॉर्मल होने पे उन्हें हैंडल करने देते हैं, ओके। अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो चलिए अपनी जो बात है व्हाट टू डू उस पे आते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है, बट सबसे कॉमन चीज है
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें इस सिचुएशन में करनी है। जब भी आपके बच्चे, जो दो भाई बहन है, दो बहनें हैं, दो भाई है, जो भी है, सिबलिंग्स है, वो आपस में लड़ाई करते हैं, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द अदर स्लाइड। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है जो आपको करना है। प्रेस द पॉज बटन। यस, एक्चुअल में आपको कुछ भी नहीं करना। अगर बहुत छोटा सा कंसर्न है, अगर बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो रिमोट के लिए लड़ रहे हैं, या फिर मैं यहाँ बैठूंगा मैं वहां बैठूंगा उसके लिए लड़ रहे हैं, या फिर किसी टॉय के लिए लड़ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट आपको खुद पे पॉज लगाना है। आपको इंटरप्ट ही नहीं करना। लेट देम रिजॉल्व इट देमसेल्फ। ये उन्हें सीखना पड़ेगा। उन्हें आपस में खुद ही रिजॉल्व करने दें इस सिचुएशन को, कि वो किस तरीके से एक कॉमन सॉल्यूशन पे आए। हम एज ए पेरेंट, मैंने 90% पेरेंट्स को, अभी हम मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर में भी फॉल्ट ज्यादा था, राइट? तो मैंने 90% पेरेंट्स को इसी तरीके से रिएक्ट करते देखा है कि अगर कहीं से उन्हें दो बच्चों के लड़ने की आवाज आई या फिर जोर से बोलने की आवाज आई, वो फटाफट से उठ के जाते हैं और उनको डांट देते हैं। चाहे वो कुछ सेंटेंस यूज करते हैं कि क्यों लड़ाई कर रहे हो, सारे दिन लड़ाई करते रहते हो, या फिर मुझे परेशान करके रख दिया, कुछ भी हो, कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं, बट वो इंटरप्ट करते हैं। ये एक, मैं बोलूंगी कि आप चाहे लिख लें कहीं पे कि यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन, यू डू नॉट नीड टू इंटरप्ट। आपको इंटरप्ट करना ही नहीं। ये उनके लिए चांस है जहाँ पे वो सीखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करते हैं, कॉमन सॉल्यूशन पे कैसे आते हैं। जितनी भी लाइफ स्किल्स है जो उन्हें जिंदगी भर काम आएगी, वो यहीं पे वो सीखेंगे, इन छोटी छोटी चीजों से। अब कई सी बार सिचुएशन ऐसी भी आती है, शायद बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आप तो कह दे हो, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि बच्चे कंट्रोल में नहीं आते, बहुत गुस्सा करते हैं, और जो लड़ाई है वो बहुत सीवियर हो जाती है। उस सिचुएशन में हम पॉज बटन नहीं लगा के रख सकते, हमें उसको रेज्यूम करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम आगे बात करते हैं कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज है जो हमें यूज करनी है। दो कैटेगरी में मैं इनको आपके सामने शेयर करूंगी। पहली तो है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, हमें कौन सी स्ट्रेटेजीज एज ए पेरेंट यूज करनी है, और दूसरी बच्चों को क्या सिखाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो स्ट्रेटेजीज जो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं। तो पहली है कि इक्वल अटेंशन देना है। ये बहुत कॉमन चीज है कि आपको किसी एक बच्चे पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, दूसरे पे कम ध्यान नहीं देना। मेक श्योर कि आप अगर पूछ रहे हो क्या हुआ, तो दोनों बच्चों से पूछो। जनरली हम क्या करते हैं, आप गए, इंटरप्ट किया, एक बच्चे से पूछा क्या हुआ, उसने आंसर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यही हुआ होगा। नो, दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जाइए, आप पूछते हो तो दोनों से पूछिए, इक्वल टाइम दीजिए। अगर आप एक बच्चे से पूछ रहे हो, आप आप अगर अपनी बेटी से पूछ रहे हो कि क्या हुआ था, क्यों लड़ रहे हो, तो जब उसकी बात पूरी हो जाए तो आप अपने बेटे से भी पूछो कि क्या हुआ था। एक एग्जांपल है, दो अगर बहनें हैं, दो भाई है, जो भी है, दोनों सिबलिंग से पूछो, ए और बी दोनों से पूछो कि क्या हुआ था। दोनों का पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, एनकरेज कॉपरेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उन्हें ऐसी एक्टिविटीज, जब भी आपको ऐसा फील आ जाए या फिर आपको ऐसा समझ में आ जाए कि बच्चे हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली उनकी लड़ाइयाँ हो रही है, तो आप थोड़े से सीरियस हो जाओ, आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ, और उनको ऐसे टास्क देना शुरू कर दो डे टू डे लाइफ में। डेली उनको ऐसे टास्क दो जहाँ पे दोनों को साथ में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, किचन अरेंज करना है, तो आप बोलो कि दोनों को साथ में करना है। जो बर्तन है वो साफ करने, तो आप एक टास्क एक को, दूसरा टास्क दूसरे को मत दो, आप दोनों को दो। थोड़ा हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो लड़े, ज्यादा लड़े कि इसने सही नहीं करा, वो नहीं करा, बट अगर आप डेली दोगे तो धीरे धीरे वो कोई ना कोई सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लेंगे। कोई बोलेगा कि मैं उन पे जो डिश वॉशर है वो लगा दूंगा, और एक जना है वो इस पे आ जाएगा कि मैं उसको धो दूंगा। तो ये उनको खुद ही समझने दो। दैट इज द सेकेंड थिंग, कि आप ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो
कि उनको एक साथ कोई काम करने को दो। तीसरा, रूल्स। यस, रूल सेट करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बताने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने रूल सेट किया कि रिमोट के लिए कोई भी, हमारे घर में रिमोट के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये आपका रूल था। अगर बच्चे उसको वायलेट करते हैं, अगर कोई वायलेंस होता है, लेट्स से बच्चे अगर बोलने के बाद में भी रिमोट के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको उन्हें पहले से, जब रूल बनाते हैं उसके साथ में कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको पहले से मेंशन करने हैं कि अगर मैंने देखा आप दोनों को रिमोट के लिए लड़ते हुए, तो आपको टीवी देखने को नहीं मिलेगा उस दिन। तो उन्हें पता होगा कि यार हमें सेटल करना पड़ेगा, आज तू ले ले रिमोट, कल मैं ले लूंगा, नहीं तो फिर टीवी नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप रूल बनाते हो तो वहां पे आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मेंशन करने हैं, ये आपको मेक श्योर करना है। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज वो हैं जो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं अब जो राइवलरी है उसको रिजॉल्व करने के लिए। अब अगर हम आगे बात करें, तो मैंने बोला था कि अपन 2 कैटेगरी के अंदर बात करेंगे। उस कैटेगरी तक जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट है एक, कि आप साइड नहीं ले किसी की। अवॉइड टेकिंग साइड्स। जनरली ऐसा हो जाता है कि हम एक बच्चे को ज्यादा अटेंशन दे देते हैं, एक बच्चे की साइड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दूंगी। अगर 2 बच्चे, एक सिंगल टॉय के लिए, एक डॉल है और आपकी दोनों बेटियां हैं, उनको वो डॉल पसंद है, और अगर वो उस डॉल के लिए लड़ रहे हैं आपस में, अगर आप जाके उनको ये बोलते हो कि बेटा ये छोटी है इसको दे दो, या फिर बेटा ये बड़ी है इसको दे दो, या फिर कुछ भी आप इंटरप्ट करके अगर एक जने को वो डॉल दोगे, तो वो रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्टेंट आप उस डॉल को वहां से हटा दो, आप उस डॉल की बजाय उनको खेलने के लिए दूसरे टॉयज दे। वो डॉल के लिए आप उसको बोल दो कि आज नोबडी इज गोइंग टू प्ले विद दिस डॉल, और आपको कल खेलने को मिलेगा। तो ये मेक श्योर करो कि आप उस ऑब्जेक्ट को जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं उसको हटा दें और किसी एक को ना दें। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम जनरली एक को दे देते हैं, वो नहीं करना है। इसीलिए अवॉइड टेकिंग साइड्स। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लाइफ टाइम तक रहता है। आपने शायद फील भी किया होगा कि एक बच्चे को हमेशा ये फील होने लग जाता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन को ज्यादा पसंद करते हैं। ये मेरे पास बच्चे बहुत सारे आते हैं, स्कूल में भी, बाहर भी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे पेरेंट्स को मैं नहीं पसंद, मेरा भाई या फिर मेरी बहन ज्यादा पसंद है। ऐसा आपने तो नहीं बोला होगा डेफिनेटली कि मुझे तेरा भाई ज्यादा पसंद है या तेरी बहन ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पेरेंट होगा जो अपने बच्चों को ऐसा बोलता होगा। फिर भी 75% बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे मम्मी पापा को मेरे सिबलिंग ज्यादा पसंद। तो उनके दिमाग में ये थॉट आया कहाँ से? इन्हीं सारी सिचुएशन की वजह से, कि जब आपने वो कोई टॉय, कोई रिमोट या फिर कोई भी चीज थी जो एक को दे दी दूसरे को नहीं दी। उन सारे सिचुएशन से सबकॉन्शियसली वो धीरे धीरे बचपन से ये ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं बच्चे। तो वो ये समझ जाते हैं कि इसकी ज्यादा साइड ले रहे हैं। तो आपको साइड नहीं लेनी है, आपको उस ऑब्जेक्ट को और जिस भी रीजन की वजह से लड़ाई हो रही है उसको ही हटा देना है। अब मान लीजिए टीवी चल रहा है, कोई बोल रहा है मैं ये कार्टून देखूंगा, कोई बोल रहा है वो देखूंगा, तो आप टीवी बंद कर दो। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अब दूसरी चीज आती है कि हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। हमने देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं, अब बच्चों को भी हमें कुछ सिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो लड़ाई करे ही नहीं। तो स्ट्रेटजीज दैट कैन वी कैन टीच टू आवर चिल्ड्रन। सबसे पहली जो चीज आती है वो होती है कि हमें उन्हें कोलेबोरेशन सिखाना है। कोलेबोरेशन का मतलब है कि उनको, जो मैंने अभी आपको पहले शेयर करी थी, कि उनको एक साथ टास्क दो काम करने के लिए, तो वो उन्हें लगेगा कि हम साथ में, हम भाई बहन है, हमें एक टीम की तरह काम करना है। और जब भी लड़ाई होती है तो आप ये सिखाओ बच्चों को कि कैसे ओपनली कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे सारी बात ऑनेस्टली रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई हो, तो हमारी अगर ऐसी प्रैक्टिस होगी कि हमें बैठ के और आपस में बात करनी है कि मैंने क्यों लड़ाई की, मेरे को क्या फील हो रहा था, मेरे को जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं सुना आज तक, किसी फ्रेंड्स को भी नहीं सुना और दोस्तों को, भाई बहनों को भी नहीं सुना कि वो जो जेन्युइन इन डेप्थ जो फीलिंग है उसको शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे भाई को या मेरी बहन को डॉल दे दी गई,
तो मुझे जेलस फील होगा, लेकिन क्या हम उसको कन्वे करते हैं, क्या हम उसको कम्युनिकेट करते हैं कि मेरे को तेरे से जलन हो रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। हमने हमने एज ए पेरेंट उनको सिखाया ही नहीं कि जो ऑनेस्ट जो फीलिंग है वो शेयर करनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद भी ऐसा करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि आपको अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली शेयर करना है, कम्युनिकेट करना है कि यार मुझे ना हर्ट फील हुआ, या फिर मुझे इस तरीके से फील हुआ, मेरे को इनसिक्योर फील हुआ। सेकंड, आपको नहीं सिखाना है कि कैसे एक दूसरे के जो डिफरेंसेस है उनको रेस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आते हैं, आपका एक बच्चा है 90% स्कोर करता है और दूसरा 70% स्कोर करता है। वहां पे आप उनको रेस्पेक्ट करना कैसे सिखाओगे डिफरेंसेस की? कुछ नहीं करना। आप अगर एक बच्चे को प्रेज कर रहे हैं कि जो नेहा है उसके तो 90% आए और शिवम है उसके 75% आए, इसकी बजाय आप बोलो कि हाँ नेहा ने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपको पता है शिवम ने ना डांस कंपटीशन जीता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें वो अच्छा है, तो आपको उसकी नेगेटिव चीज को सामने रखने के बजाय उसकी पॉजिटिव चीज को सामने रखना है कि ये ना आर्टिस्ट है एकदम, बहुत अच्छा ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, या फिर डांस बहुत अच्छा करता है, या फिर फ्लूट बहुत अच्छी बजाता है। तो जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको आपको प्रेज करना। इससे उन्हें समझ में आएगा कि हम दोनों डिफरेंट हैं लेकिन हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है। फिर जो लास्ट आता है, थोड़ा शेयरिंग हमें उन्हें सिखानी है कि फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट है और उस चॉकलेट के दो पार्ट्स किए जाते हैं और एक बड़ा पार्ट हो जाता है और एक छोटा होता है, और आप अपने दोनों बच्चों को वैसे ही दे देते हैं। तो इट शुड बी ऑब्वियस फॉर देम कि वो आपस में शेयर कर ले, उसको जैसे भी करना है ये उनके ऊपर है, बट ये उनके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो कहीं बाहर गए, उनको बाहर किसी ने चॉकलेट दी, तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग दैट चॉकलेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दे शुड ब्रिंग इट होम फॉर देयर सिबलिंग। ऐसा होना चाहिए उनके बीच, उनके अंदर ये फीलिंग हमें एज ए पेरेंट डेवलप करनी है। तो ये तीन चीजें हमें उन्हें सिखानी है। पहला, कम्युनिकेट करना सिखाना है। दूसरा, डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना सिखाना है, और वो सिखाएंगे कैसे? खुद रेस्पेक्ट करके, कि इंस्टेड ऑफ कि एक के मार्क्स को प्रेज करना, दूसरे के मार्क्स को क्रिटिसाइज करने के बजाय एक में जो स्ट्रेंथ है उसको प्रेज करो, दूसरे की स्ट्रेंथ को भी प्रेज करो। तीसरा, शेयरिंग सिखानी। अगर आप कहीं जाते हैं, आपने कुछ आपको कुछ मिला या कुछ भी, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चॉकलेट खुद खरीदी है, तो ब्रिंग इट होम। आप खुद अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। अगर हम आगे बात करें तो देर आर सम गोल्डन रूल्स। रूल्स की जब हम बात कर रहे थे, आप ये रूल्स आपके खुद के लिए, आई वुड से कि आप इसकी डेफिनेटली मैं पीपीटी तो आपके साथ में शेयर कर ही दूंगी, लेकिन आप इसकी फोटो ले लें। ये 4 गोल्डन रूल है। पहला, डोंट कंपेयर in any situation, in any condition, do not compare your child। बच्चों को आपस में कभी कंपेयर मत करो। दूसरा, स्पेंड टाइम इंडिविजुअली, एक एक बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करो। तीसरा, पनिश इन प्राइवेट। कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन सीरियस है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को फिजिकली हार्म किया, फॉर एग्जांपल थप्पड़ मार दिया या फिर उसको हर्ट हो गया, उस सिचुएशन में हमें उनको पनिशमेंट या स्कॉल्ड करना भी पड़ता है। बट दूसरे बच्चे के सामने मत करो, उसको पर्सनली प्राइवेट में ले जाके और फिर उसको पनिशमेंट दो, या फिर उसको समझाओ, डराओ, डांटो, जो भी करना है वो उसको प्राइवेट में करो। देन, ऑफर अ डिस्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई नई एक्टिविटी ला सकते हो। जैसा मैंने बोला ना कि डॉल है तो उसको हटा दो, इसकी बजाय उनको बोलो कि चलो अपन ना बैडमिंटन खेलते हैं। तो इस तरीके से कुछ डिस्ट्रैक्शन आप ला सकते हो। ये 4 गोल्डन रूल है, ये डेफिनेटली काम करते हैं। ये मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सजेस्ट करे हैं, उन्होंने अप्लाई भी करके देखे हैं और हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आया है। तो आई वुड से कि आप इन 4 चीजों को तो अपने लिए गोल्डन रूल बना के रखो कि कंपेयर नहीं करना, टाइम स्पेंड करना है, और पनिशमेंट या फिर जो स्कॉल्डिंग है वो हमेशा प्राइवेट में हो, और ट्राई टू ऑफर अ डिस्ट्रैक्शन। So these were some rules that we need to take care. Now let's move forward. यहाँ पे एक
आई होप कि आपको ये जितनी भी बात हमने करी है वो समझ में आई होगी, एंड आई बिलीव कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ने से पहले अपन फटाफट से आप मुझे एक थम्स अप दे के बता दें कि अब तक हमने जो बात करी वो, इज इट क्लियर और इज इट यू नो वर यू एबल टू रिलेट विद इट, कि आपको ये रिलेटेबल लग रहा था, या फिर जो भी आपका रिव्यू वो आप फटाफट से मुझे बता दो सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे, ये आपके लिए एक होमवर्क बोलूंगी या फिर होमवर्क तो नहीं, मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस बोलूंगी। आई विल नॉट सजेस्ट द आंसर ऑफ दिस केस स्टडी, आई विल जस्ट शेयर द केस स्टडी, और मैं आपसे पूछूंगी कि इस सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से केस बताती हूँ। नेहा और रवि दो भाई बहन है। नेहा की एज है 10 साल और रवि की एज है 8 साल। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 साल का डिफरेंस है। अब उन दोनों के बीच में घर पे ये देखा गया कि वो आपस में बहुत लड़ाई करते हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि नेहा को ऐसा, जो नेहा का भाई है रवि, वो बहुत ही स्मार्ट है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत 90 अबव वैसे मार्क्स आते हैं उसके, और नेहा के मार्क्स नहीं आते। तो नेहा को ऐसा फील, ओवर शेडो फील होता है अपने छोटे भाई से। और रवि जो है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके साथ में क्या होता है कि उसको हर जगह से तारीफ मिलती है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे टीचर्स हो, सबसे उसको तारीफ मिलती है उसके अचीवमेंट के लिए। अब नेहा को ऐसा लगता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कंपेयर करते हैं उसको, और रवि को ज्यादा प्रेज करते हैं, उसको नहीं करते। और इसी वजह से उन दोनों भाई बहनों के बीच में थोड़ा कंपटीशन वाली सिचुएशन क्रिएट होगी और नेगेटिव उनका रिलेशनशिप बन गया। तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट, आप इसको कैसे डील करोगे। आपको चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि इस सिचुएशन में क्या आप स्ट्रेटेजी बनाओगे या फिर किस तरीके से, जिसका आंसर बहुत सारे मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं पीपीटी में, और हमने जो वेबिनार में अभी बात करी उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। और वो एक, ये प्रैक्टिस भी मैंने इसीलिए करवाई है कि कई बार हम होता है कि वेबिनार लेते हैं और इंफॉर्मेशन तो शेयर कर देते हैं, सॉल्यूशन तो शेयर कर देते हैं, बट उसको हम कैसे, हाउ वी कैन कीप और हाउ वी कैन टेक अवे फ्रॉम द वेबिनार, उसके लिए मैंने ये केस स्टडी डाली है ताकि आप उसको थोड़ा सा रिलेट कर पाए। Unconditional love and appreciation to Neha, definitely that is one way to deal with this particular case, कि आप उनको अनकंडीशनल लव दो। ऐसा नहीं है कि नेहा के अगर मार्क्स आएंगे तभी आप उससे प्यार कर रहे हो। अगर उसके मार्क्स नहीं आ रहे तो आप ये जानने की कोशिश करो कि वो किस काम में अच्छी है। अगर वो अच्छी ड्राइंग करती है, अच्छा डांस करती है, अच्छा म्यूजिक में उसका काफी अच्छा इंटरेस्ट है, या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा करती है, तो उसको उसके लिए प्रेज करो। दैट इज अनकंडीशनल लव। हम एज ए पेरेंट सोचते हैं कि अगर इस बार अगर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो अपन ये करेंगे, दैट इज नॉट द राइट वे। हर बच्चा है, उसका लेवल अलग होता है, हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग होता है, पर्सनैलिटी अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू डील विद देम। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर कि आप इस पर्टिकुलर केस को कैसे हैंडल करोगे। नेहा को समझाएंगे एंड उसे हर चीज के लिए अप्रिशिएट करेंगे। ओके, अप्रिशिएट एन अनकंडीशनल लव। यस, दैट इज द वे। अभी जो मैंने पहले एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी कि जब भी आप उनके टीचर्स से मिलने जाते हो, पीटीएम हो फॉर एग्जांपल, अगर पीटीएम में जा रहे हो, आपके घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के सामने आप बात कर रहे हो, या फिर आप उन बच्चों के फ्रेंड्स के सामने बात कर रहे हो, तो आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलना कि इसके मार्क्स इतने हैं, इसके इतने हैं। यू जस्ट से दैट Ravi is good in academics, and do you know that Neha is good with dance?
आपको नेहा की जो क्वालिटी है उसको प्रेज करना। मोस्टली पेरेंट्स आंसर कर पाए हैं कि अप्रिशिएशन टू नेहा। बट यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं हो कि हम आउट ऑफ आर ओन इनसिक्योरिटी हम रवि को कहीं ना कहीं कंपेयर फील करवाते हैं। तो ये जो बैलेंस है वहीं पे प्रॉब्लम आती है। बैलेंस हमें बनाना बहुत जरूरी है। तो आई वुड लीव यू ऑल विद दिस केस स्टडी कि आपको ये केस स्टडी के बारे में सोचना है और इस सिचुएशन को इमेजिन करके और आपको इसके सॉल्यूशंस पे काम करना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई वोंट सजेस्ट द आंसर, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे इसको डील करना है। सो हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन? यू हैव टू थिंक द आंसर्स योरसेल्फ। इट इज अ प्रैक्टिस फॉर यू टू डू आफ्टर दिस वेबिनार। सो आज हमारे पास में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। जो लोग यूरो इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े हुए हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि यूरो इंटरनेशनल स्कूल, जो हम बात कर रहे थे फिनलैंड मॉडल की, इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं फिनलैंड मॉडल की, द वेट इज फाइनली ओवर एंड वी आर फाइनली लॉन्चिंग आवर Rajasthan's first ever Finland model preschool. Yes, you heard it right. 19th जून से 25th ऑफ जून, 19 से 25 जून के का जो पूरा वीक है ये लॉन्च वीक है हमारा। और सबसे स्पेशल बात जो है आप लोगों के लिए, हमारे जो वेबिनार की ऑडियंस है उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है कि आप सभी को स्पेशल इनवाइट मिलेगा और उस इनवाइट के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस लॉन्च में। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस इवेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि फिनलैंड मॉडल प्री स्कूल कैसा दिखता है, और डेफिनेटली यू आर अ फैमिली एंड विदाउट यू we want to be able to celebrate the this big event or the big day of Euro International School। और इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग हमें ज्वाइन करें इस लॉन्च में। और हमारे वेबिनार की जो ऑडियंस है उसके लिए हमने स्पेशल इनविटेशन रखे हैं। अब वो स्पेशल इनविटेशन आपको मिलेगा कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। सो आई वुड लाइक टू नो, आर यू गाइज एक्साइटेड टू ज्वाइन अस ऑन दिस पर्टिकुलर लॉन्च? क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें? इसके लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे बहुत सारे कि अच्छा, फिनलैंड मॉडल के बारे में कौन जानना चाहता है। एक छोटा सा पोल है जो मैं फिर से जनरेट करूंगी। आपको आंसर करना है आपके फोन नंबर, और उसके बाद में हम देखेंगे फिनलैंड मॉडल के लॉन्च की एक बहुत प्यारी सी वीडियो। अब जो आपको इनविटेशन है वो कैसे मिलेगा, आप सभी लोगों को अपने फोन नंबर है वो शेयर करने हैं। हम पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी और उसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि फिनलैंड मॉडल कहाँ से आया, कैसे आया। जब आपका बच्चा पहली बार आपकी गोद में आया था, जब आपने पहली बार उसके रोने की आवाज सुनी थी, तब आपकी आंखों में भी आंसू थे, खुशी के आंसू। आपने तब ही तय कर लिया था उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, उसे हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आपने जितने भी कष्ट झेले हैं उनकी परछाई तक नजदीक नहीं आने देंगे, भले ही खुद थोड़े कष्ट और झेलने पड़े, लेकिन उसको हमेशा बेस्ट ही मिले। मेरा भी कुछ आपके जैसा ही सपना है, मेरे बच्चों को हमेशा बेस्ट देने का। इसीलिए हम प्री स्कूल में दुनिया के बेस्ट एजुकेशन मॉडल को अपना रहे हैं, फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल। क्योंकि आपके बच्चे को बेस्ट देने का सपना सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है।
हाउ डिड यू फेल्ट व्हेन यू वॉच दिस वीडियो? आई वुड लाइक टू नो, आपको कैसा लगा वीडियो देख के? ये जो पर्टिकुलर, आई वुड से कि जो प्री स्कूल फिनलैंड मॉडल है, वो न सिर्फ सर के दिल के बहुत करीब है, बल्कि पूरी यूरो फैमिली के दिल के बहुत करीब है। और आप भी हमारी यूरो फैमिली हैं। आप सभी पेरेंट्स के बिना यूरो डेफिनेटली पूरा नहीं है। तो I'm sure that you all would like to join us on the launch of preschool। एंड उसके लिए आप जो हमारे वेबिनार की जो ऑडियंस है, उसके लिए हमने एक स्पेशल इनवाइट है वो रेडी किए हैं। और वो स्पेशल इनवाइट हम आपको पर्सनली थ्रू व्हाट्सएप सेंड करेंगे। और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आई विल जनरेट अ पोल नाउ, और वहां पे आप अपने मोबाइल नंबर हमें ऐड कर दो, ताकि हम आपको व्हाट्सएप पे वो स्पेशल इनवाइट शेयर कर सकें। सो हियर इज द पोल। All you need to do is just fill out your mobile number so that we will share our invite to you all personally. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने मोबाइल नंबर, चाहे वो स्कूल से पहले से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए, वट एवर द सिचुएशन इज, you all are requested to fill your mobile number so that we will share the special invite that is for our webinar audience on WhatsApp. Let me know आप जब शेयर कर चुके हो। तो अभी सिर्फ आधे लोगों ने ही अपने मोबाइल नंबर शेयर करे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट हो कि हमारे बच्चे ऑलरेडी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके पास होंगे ये नंबर। आई नो, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे भी फिल कर दे। ओके, सो जब आपका बच्चा दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वेबिनार, एंड आई होप आप सभी ने अपने नंबर भी शेयर करे होंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, एंड वी वुड आई वुड लाइक टू आंसर दैट। और थोड़ा सा हम टाइम से ज्यादा आगे चले गए हैं, 15 मिनट। सो आई वुड से कि आप क्वेश्चन हमें दे दीजिए, और जो पेरेंटिंग कम्युनिटी है वहां पे आई वुड आंसर दैट। आप, या फिर मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट कर लूंगी और उसका मैं आपको आंसर दे दूंगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट आवर टीम टू शेयर द QR कोड। अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है, पेरेंटिंग कम्युनिटी जो व्हाट्सएप ग्रुप है पेरेंट्स का, तो यू ऑल कैन ज्वाइन, एंड वेयर यू कैन शेयर योर क्वेश्चंस। और वहाँ पे हम जो वेबिनार की PPT है वो भी भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आपके लिए कोई हेल्पफुल कंटेंट होगा तो वो भी हम वहाँ पे भेज देंगे।
चैट में आपको लिंक मिल जाएगा पेरेंटिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करने का. आई वुड रिक्वेस्ट आशीष टू प्लीज शेयर the link for our parenting community so that parents can join. कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है कम्युनिटी पे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो. वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी. पुराने जो वेबिनार्स हैं उनकी पीपीटी हुई, या फिर वो कोई कंटेंट हुआ, या फिर एडिशनल कोई कंटेंट हुआ, आपका कोई क्वेश्चन हुआ वो भी पूछ सकते हैं. आगे आने वाली चीजों के बारे में भी जानकारी आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है. So that was it about today's webinar, and thank you so much everyone for joining us. Thank you so much for being with me and hearing me out so patiently, and I'm so grateful to meet you all. I'm always happy to see you all in our webinar, and I hope you will keep well until our next webinar, and we will join you on next Sunday again with another topic to discuss with you all. By the time, please take care. Thank you so much.